नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी और व्यापम के लिए विभिन्न एमसीक्यू श्रृंखला जो है चलाई जा रही है। उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे संस्थान के द्वारा महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए मैराथन क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए दिव्या मैम के द्वारा 21 अगस्त 2023 को शाम 4 बजे से इंग्लिश विषय को लेकर मैराथन क्लास का आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें विभिन्न देशों के वैश्विक नेताओं द्वारा पर्यावरण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, जिसको 21वीं सदी में सतत विकास के लिए निर्धारित किया गया था। इसी को हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ कथन दिया गया है, हमें बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका क्या अर्थ होता है? धारणीय विकास का अर्थ होता है भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधाओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना। यह धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट है। पहला कथन क्या कह रहा है? धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा कथन क्या कहता है? वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई है। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। 2002 में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो 1992 में हुई थी और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इस हिसाब से हमारा दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना भारत में हुई थी 1985 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये जो प्राधिकरण है ये करता क्या है? तो राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के अंतर्गत गंगा नदी से संबंधित समन्वय के कार्य, वित्त पोषण और योजना क्रियान्वयन के कार्य संपादित किए जाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है। आप सभी को पता है कि पॉलीथीन की जो थैली होती है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। वातावरण में कहीं एक जगह पड़ा है या मिट्टी में दबा है तो हजारों साल तक ये अपना अस्तित्व को बनाकर रखता है। इसको जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है ये पॉलीमर से बना होता है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट होगा। पॉलीमर का क्या अर्थ होता है? पॉलीमर जो होता है छोटे छोटे अणुओं, जिसको हम मोनोमर कहते हैं, इससे मिलकर बना एक लंबी श्रृंखला का पदार्थ होता है। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये क्या नहीं होता है? अपने आप स्वतः नष्ट नहीं होता है। हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ था। हम सभी जानते हैं 1984 में भोपाल में मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हुआ था, जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
इज करेक्ट आंसर। ये जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, यहाँ पर इस गैस का क्या उपयोग किया जा रहा था, तो इसका उपयोग जो है चिपकने वाले पदार्थों के निर्माण में या रबर के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पर जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, वहां से इस गैस का रिसाव हो गया था। ये जो गैस होता है ये रंगहीन होता है और ना ही इसका कोई गंध होता है, तो ये गंधहीन भी होता है, ऑर्डरलेस, इसलिए इसको आप पहचान भी नहीं पाओगे। हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी सोते समय। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। एक तरफ दिया गया है प्रदूषक और एक तरफ दिया गया है होने वाली बीमारी। ऑप्शन ए में प्रदूषकों के नाम और इस तरफ बीमारी है, हमें बताना है सही आंसर क्या होगा। चलिए सही आंसर देखते हैं। पारा, Hg मरकरी, या जिसको हम पारा के नाम से जानते हैं, इसके कारण मिनी माता रोग होता है। ये जो मिनी माता रोग है, इसमें क्या होता है, तो ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित गड़बड़ी उत्पन्न करता है और त्वचा में जकड़न पैदा करता है, जो होता है किसके कारण, पारा प्रदूषक के कारण। इस रोग को हम जानते हैं मिनी माता के नाम से। वहीं अगर हम बात करें कैडमियम, कैडमियम प्रदूषक के कारण कौन सी बीमारी होता है, तो इटाई रोग। इटाई रोग में बोन जो है विकृत हो जाता है, हड्डियों की विकृति जो है यहां पर सामने आती है। इस रोग को हम लोग बोलते हैं इटाई। वहीं अगर हम बात करें नाइट्रेट आयन के बारे में, तो नाइट्रेट आयन क्या होता है, 12 माह से कम आयु वाले बच्चे जिसमें किसी दूषित पानी या नाइट्रेट युक्त पानी को ग्रहण कर लेने से आरबीसी की ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन को आगे ले जाता है, तभी हमारा जो शरीर है वो प्रॉपर तरीके से कार्य कर पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रॉपर रूप से मेंटेनेंस होना जरूरी है। ये कार्य जो होता है कम हो जाता है, जिसके कारण बच्चे का शरीर हल्का पीला और या नीला दिखने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड आयन की अगर हम बात करें, तो फ्लोराइड आयन का संबंध अपच से नहीं है। फ्लोराइड आयन का संबंध है हमारे दांतों और हड्डियों की विकृति से। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एरोसॉल 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक सूक्ष्म कण होते हैं। एरोसॉल क्या होता है, एरोसॉल वायु में निलंबित धूल के कण हैं, सस्पेंडेड, या हम इसको बोल सकते हैं निलंबित धूल के कण, या धूल का जो गुबार जो है हम लोग उसको एरोसॉल के नाम से जान सकते हैं। ये ठोस अथवा तरल दोनों अवस्था में हो सकता है। ये भी कथन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कथन क्या कहता है, ये पृथ्वी के एल्बिडो में कमी करते हैं। एल्बिडो को यहां पर जानना आवश्यक है। एल्बिडो का अर्थ क्या होता है, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा पृथ्वी और पृथ्वी के वातावरण को गर्म किए बिना वापस चले जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग एल्बिडो बोलते हैं। तो तीसरा कथन क्या कह रहा है, ये पृथ्वी के एल्बिडो में कमी करते हैं, तो ये कमी नहीं करता है। चौथा कथन क्या करता है, फ्लाई ऐश का उत्सर्जन कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से होता है। तो ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये भी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। कथन के अनुसार पूछा क्या गया है, उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला कथन हमारा सत्य है,
दूसरा कथन भी सत्य है, तीसरा कथन हमारा असत्य हो जाएगा, चौथा कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फ्लाई एश आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं उड़न राख। फ्लाई एश या उड़न राख क्या होता है, विद्युत गृहों के चिमनियों में जो जमा होता है पाउडर डस्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई एश या उड़न राख के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग जो है ईंट वगैरह के निर्माण में किया जाता है। तो ये जो कथन है ये भी सही है। असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन सी, केवल 3। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी जल क्षेत्र में BOD जैव ऑक्सीजन मांग, इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या होगा। हमें आंसर बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है खनिज प्राप्त कर रहा है, ऑप्शन बी गैस प्राप्त कर रहा है, ऑप्शन सी एट्रोफिक है, ऑप्शन डी सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। BOD क्या होता है, तो हमें पहले यही समझना है। BOD जो है जैव ऑक्सीजन मांग है कि वहां पर कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है पानी में, जो जीवों की आपूर्ति के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन मांग की अगर हम बात करें तो जब कोई जलीय स्रोत जिसमें बाहर से न्यूट्रिशन शामिल होने पर, जैसे कि मैं बात करता हूं यहां पर घरों से निकलने वाला गंदा पानी, घरों से निकला पानी या किसी फैक्ट्री वगैरह से निकला पानी, जब किसी पानी के सोर्स में मिलता है तो इसमें खनिजों की मात्रा को वो बढ़ा देता है, और खनिजों की मात्रा को बढ़ाता है तो इसमें अनावश्यक रूप से छोटे छोटे पादप जलकुंभी वगैरह का क्या हो जाता है, विकास होता है। तो ये क्या करता है, इस पूरे वाटर सोर्स को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये जलीय तंत्र है तो इसको स्थल बनाने में जलकुंभी ज्यादा समय नहीं लेगा। तो यहाँ पर BOD या जैव ऑक्सीजन की अधिकता किसकी ओर संकेत दे रही है, पानी में खनिजों की मात्रा को बढ़ने की ओर। कहां से बढ़ता है, तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। सीवेज से प्रदूषित हो रहा है पानी। तो साबुन की अगर हम बात करें, साबुन या निरमा की बात करते हैं, घरों में जो हम प्रयोग करते हैं साबुन और निरमा, इसमें सोडियम के लवण, पोटेशियम के लवण सारे मौजूद है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी में भी कई प्रकार के रसायन मौजूद है, पानी की खनिजों की मात्रा को बढ़ा देता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। बहुत ही सरल प्रश्न है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। अम्लीय वर्षा क्या होता है, एसिडिक रेन जो होता है, एसिड रेन, इसमें पानी का जो पीएच होता है, शुद्ध पानी का पीएच आशुद्ध जल 7 होता है, जो न्यूट्रल उदासीन होता है। एसिड रेन का जो पानी होता है वो 5.6 के आसपास रहता है, इसलिए पानी की प्रकृति जो है क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। किसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब गैसों के कारण। कहां से स्रावित होता है, निकलता कहां से है, ये फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं में ये सब मौजूद रहता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा के कारण सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। देश का नाम दिया गया है, पहला कनाडा, दूसरा फ्रांस, तीसरा नॉर्वे और चौथा जर्मनी। अम्लीय वर्षा के कारण सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देश है, यहां पर कूट में दिया गया है कौन सा, हमें सही उत्तर चुनना है। सबसे पहले तो कनाडा आ जाएगा। कनाडा की अगर हम बात करें तो अमेरिका के
पूर्वी हिस्से और दक्षिण हिस्से में सर्वाधिक मात्रा में औद्योगिक क्रियाएं जो है संचालित हो रही है, जिसके कारण कनाडा के उत्तरी हिस्से में अम्लीय वर्षा का प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो है कनाडा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में आ जाएगा। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस बहुत कम मात्रा में प्रभावित होता है। नॉर्वे की अगर हम बात करें तो नॉर्वे जो है, जितने हमारे यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपीय देश है, उसके द्वारा उत्सर्जित जो औद्योगिक धुएं है, धूल है, उससे प्रभावित हुआ है। तो ये नॉर्वे यहां पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जर्मनी में अम्लीय वर्षा की मात्रा जो है इनकी तुलना में बहुत कम है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा और नॉर्वे। हमारा आंसर सही हो जाएगा 1 तथा 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जैव उपचार बायोरेमेडिसन से तात्पर्य है। जैव उपचार का क्या अर्थ होता है? जैव उपचार का अर्थ होता है जीवों द्वारा किसी भी प्रकार के चीजों का उपचार यहाँ पर किया जा रहा है। ऑप्शन में पढ़ते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन ए क्या कहता है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले या टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। बिल्कुल करेक्ट, यही हमारा आंसर भी होगा। जीवों द्वारा, तो यहां पर जीवों द्वारा का अर्थ है सूक्ष्म जीवों द्वारा। सूक्ष्म जीवों द्वारा विशेष प्रकार के एंजाइमों का स्रावन किया जाता है और ये सब एंजाइम मिलकर क्या करते हैं? पदार्थों को सड़ाने और गलाने का कार्य करते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, UNREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। क्या योगदान दे सकते हैं ये हमें बताना है। तो उससे पहले UNREDD+ क्या है प्रोग्राम? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के द्वारा बनाया गया एक क्या है? योजना है जो वन और उनके संरक्षण से संबंधित कार्यों को करती है, साथ ही इससे संबंधित अन्य कार्यों को भी ये संपादित करते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कथन हम पहला देखते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करने में। कथन दूसरा, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में। कथन तीसरा है गरीबी कम करने में। तीनों में अगर देखें तो सही उत्तर क्या होगा? तीनों कार्यों को UNREDD+ प्रोग्राम जो है करता है। अगर हम वन का संरक्षण कर रहे हैं तो वन का संरक्षण कर रहे हैं तो वहां पर जीवों में जो वेराइटीज है, जीवों में जो विविधता है, उसका भी संरक्षण होगा। वन पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में मतलब वन पारिस्थितिकी को हम क्या करेंगे? वहां पर बचा के रख सकते हैं। गरीबी को कम करने में, तो कहीं ना कहीं आप वन और पर्यावरण को संरक्षण दे रहे हो तो इनके साथ साथ हमें कुछ लाभ भी प्राप्त होंगे। तो ये जो है हमारे तीनों ऑप्शन को सही साबित करता है। कुट के अनुसार हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कार्यों के लिए बनाई गई है। कथन दूसरा क्या कह रहा है? क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निष्कासन को कम करने से संबंधित है। कथन तीसरे के अनुसार देखते हैं। कथन तीसरा, मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होता है। हमें बताना है कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है वो हमारा हो जाएगा कथन पहला और कथन दूसरा।
क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ था और मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने के लिए इसको बनाया गया था। ये एक वैश्विक कार्य योजना है। इसके अनुसार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, पहला कथन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। कथन पहला। कथन दूसरा क्या है? इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित है। एक्चुअल में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? तो जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के रेंज में आते हैं, वो सभी देश मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण करते हैं। प्रारंभ में इसमें लिमिटेड कंट्रीज को आने की परमिशन थी, बाद में सारे देशों को इजाजत दे दिया गया था कि आप आइए और इस क्षेत्र में काम करते हैं। ये जो है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी देश नहीं हैं। ये जो कथन है हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन से सही है पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, क्योंकि कर्क और मकर रेखा में संयुक्त राष्ट्र के सभी देश शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इंसिनरेटर्स क्या होता है ये आप जान जाओगे तो आपको आंसर जो है समझ आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं भस्मक। इंसिनरेटर को कहा जाता है भस्मक। भस्मक का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? कूड़े कचड़े को जलाने के लिए करते हैं, ताकि हमारा पर्यावरण साफ सुथरा और स्वच्छ बना रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये हमें बताना है। तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है, पहले इसी को समझ लेते हैं। कार्बन क्रेडिट संबंधित है कार्बन के व्यापार से। दुनिया में कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सभी देशों को एक निर्धारित कोटा दिया गया है कि आप इससे ज्यादा या कम उत्सर्जन करते हो तो आप पर प्रतिबंध या आपको फायदा पहुंचाया जाएगा। कार्बन क्रेडिट के अनुसार जो देश कार्बन का उत्सर्जन कम करते हैं वो अपना कार्बन किसी दूसरे देश को बेच सकता है, उसको ऐसा देश खरीद सकता है जिसका कार्बन उत्सर्जन जो है उनके कोटे से ज्यादा है। तो ये जो व्यापार कहलाता है यही कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। इस प्रश्न में क्या कहा गया है? कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए के अनुसार कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल से के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। ये ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में ही इसकी संपुष्टि की गई थी। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कार्बन क्रेडिट उन देशों को प्रदान किया जाता है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यास के नीचे ला चुके होते हैं। तो ये अब हमारा जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। तो ये ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी के अनुसार देखते हैं, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन डी ये हमारा हो जाएगा गलत। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कौन सा सही नहीं है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए
कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीसिन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ऑप्शन डी डाइऑक्सीसिन व बेंजीन। सिगरेट के धुएं में बहुत सारे प्रदूषक हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन मुख्य प्रदूषक है। ये विभिन्न प्रकार के रोगों को स्टिमुलेट करने में योगदान देते हैं। स्टिमुलेट करना मतलब प्रेरित करना, जिसमें से आप सभी को पता है कि कई रसायन ऐसे भी है जो कैंसर का कारण बनता है। वहां पर ये जो निकोटीन होता है वो इस कार्य को बखूबी अंजाम देता है। ये निकोटीन स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन को हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन। और ये जो कोशिका विभाजन होता है ये सामान्य रूप से सभी जीवों के शरीर में होता रहता है, लेकिन जब ये कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए तो संबंधित अंग में गांठ का निर्माण होता है, और यही गांठ जो होता है घाव का रूप लेता है, जिसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी जेट्रोफा, ऑप्शन डी आलू। यहाँ पर ऑप्शन सी जेट्रोफा, या जिसको हम लोग बोलते हैं रतन जोत, ये जो है एक बायोडीजल की फसल है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सौर शक्ति, ऑप्शन बी जयपुंज शक्ति, ऑप्शन सी लघु जल विद्युत शक्ति, ऑप्शन डी अपशिष्ट से अर्जित शक्ति। अगर हम बात करें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत की संभावना के बारे में, तो सबसे अधिक संभावना जो है हमें सौर शक्ति में नजर आता है, क्योंकि भारत जो है कर्क और मकर रेखा वाले देश के सौर गठबंधन में शामिल है। तो हमें इससे समझ आता है कि यहाँ पर सूर्य का जो ताप है, उष्णता है, वो सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला है। तो हमारा देश जो है सौर शक्ति के क्षेत्र में सर्वाधिक संभावना वाला देश है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है या की जा सकती है? प्रश्न के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑप्शन ए जेट्रोफा, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी पोंगामिया। पोंगामिया मतलब आपका जो हो जाएगा करण का जो बीज होता है, करण बीज। ऑप्शन डी सूरजमुखी। एथेनॉल की खेती के लिए दिए गए ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी मक्का। इसमें जो है स्टार्च की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है, इसके कारण हम लोग इससे एथेनॉल का जो है उत्पादन कर सकते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आज की वीडियो श्रृंखला का ये लास्ट प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।